So welcome back. In this session we are going to start with entering data. That is किसी worksheet पर आप data को कैसे enter करें, whether it be text, a number, formula or a symbol. Okay. Well, text and number हमने already देख रखा है, पिछले सेशन में आपने देखा होगा while how we used to enter text or number. But let us put it up formally within this group heading, within this session heading. Okay. So टेक्स्ट को एंटर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द डेटा एंड देन स्टार्ट टाइपिंग राइट अवे. सो लेट मी टाइप hello here, and when you are done typing press enter. Very simple. Same goes with number as well, nothing fancy. The same way, सेल को सिलेक्ट कीजिए and start typing the number and you are done with it. Okay. There is a small observation here for you. जब मैंने टेक्स्ट को एंटर किया, it is by default on the left hand side of the cell. Yes, you can see it is on the left hand side. मतलब the text is by default there is a left alignment, whereas number के केस में it is on the right hand side. There is a right alignment for numbers by default. This is actually how Excel identifies or distinguishes whether the entered data in a cell is a text or a number. Well, this format does not have to remain the same. ज़रूरी नहीं है ये left align and right align ही रहे. आप एक बार डेटा एंटर कर लिया, उसके बाद आप इस फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं. अगर मैं इनको अब सेंटर अलाइनमेंट करना चाहूँ तो आई कैन डू दैट. दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. ओके, सो लेट मी अनडू इट एंड लेट अस कीप इट दैट वे. Symbols is again the similar case. आपको just symbols, where you will find symbol on the above the numbers. तो आपको इनको एक्सेस करने के लिए just shift press करना है and then type that number. So let's say I want to use the dollar symbol. तो उसके लिए आपको shift press करना है and उसके साथ आपको 4 press करना है. Okay. So when you press shift and 4 you get the dollar symbol. Pretty much simple. नाउ कमिंग टू फार्मूलाज. अब फार्मूलाज के लिए एक स्पेशल तरीका है कि फार्मूला एंटर करने के लिए आपको ऐसी चीज़ करनी ही पड़ेगी, एंड दैट इज यूजिंग इक्वल साइन और प्लस साइन. तो अगर मुझे कोई फार्मूला एंटर करना है, लेट्स से वन ऑफ द सिंपलेस्ट फार्मूला इज द सम फार्मूला. उसको हम वैसे अलग से बाद में डिस्कस भी करेंगे, बट अभी जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल लेट अस गो विथ द सम फार्मूला. सम फार्मूला एंटर करने के लिए फर्स्ट आई विल हैव टू यूज इक्वल. For any formula I have to use equal at the first. So let me press equal. Now I will have to type sum. When I type sum, Excel shows that these are the formulas related to sum. These formulas are available. So I want to use the sum formula only and not sum if and others. तो सम फार्मूला यूज़ करना है, तो अब मुझे प्रेस करना पड़ेगा टैब टू यूज़ दिस सम फार्मूला. So when I press tab, what happens? This there is a parenthesis got opened. एक फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हो गया. हर फार्मूला एक parenthesis एक फर्स्ट ब्रैकेट्स के बीच में ही एंटर किया जाएगा. ओके, सो व्हेन दिस फर्स्ट ब्रैकेट इज ओपनड, अब आपको वैल्यूज़ को पुट करना है. सो लेट मी इन दिस एग्जाम्पल मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ. आई एम डन विथ पुटिंग द वैल्यूज़. अब आपको इस पैरेंथेसिस को क्लोज करना है. सो यू कैन डू दैट यूजिंग शिफ्ट 0. शिफ्ट 0 किया, मेरा पैरेंथेसिस, मेरा फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया. नाउ यू हैव टू प्रेस एंटर एंड आई एम डन विथ एंटरिंग अ फॉर्मूला. दैट वाज सिंपल. यस, तो एक बार ये मैंने इक्वल साइन के साथ यूज़ किया, एक बार प्लस साइन के साथ भी करके देख लेते हैं. सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट. प्लस साइन यूज़ करके भी अगर आप सम टाइप करेंगे तो सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन. फिर आपको टैब यूज़ करना है, पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगा. फिर आपको अपना टेक्स्ट को एंटर करना है, अपनी वैल्यूज़ को एंटर करना है एंड देन क्लोज इट यूजिंग शिफ्ट 0 के साथ. आप भी क्लोज कर सकते हैं, बट देर इज़ अनदर वे. यू कैन प्रेस टैब बटन अगेन. तो अगर मैं वापस से टैब को प्रेस करूँ, then it will automatically close the parenthesis, complete the formula and show me the result. So when I press tab, my formula is complete and the result is here. Okay. और एक चीज़ क्या आप कर सकते हैं,
using equal or plus sign is entering a cell reference. Now, what is a cell reference? Cell reference मतलब अगर मैं किसी और सेल का कंटेंट किसी दूसरे सेल पर शो करना चाहता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस सेल पर जो है E10, मैं इस सेल पर क्या चाहता हूँ कि जो C5 का कंटेंट है, अब C5 पर हम देख रहे हैं ये 4 5 6 9 8 7 नंबर लिखा हुआ है, एंड दैट आई वांट टू फेच फ्रॉम C5 टू E10. ओके, सो हाउ कैन आई डू दैट? पहले आपको इक्वल टाइप करना है. इक्वल मैंने प्रेस किया. नाउ यूज द एरो कीज टू गो टू दैट सेल. सो एरो कीज को यूज करते हुए आई नेविगेट टू द सेल C5, क्योंकि हमें वो हमारा सोर्स सेल है, उससे हम डेटा को फेच कर कर E10 पर लाना चाहते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपको अभी शो कर रहा है इक्वल C5. नाउ वी आर डन विथ सेल रेफरेंसिंग. अब आपको जस्ट प्रेस करना है एंटर. तो इससे हुआ क्या, C5 सेल पर जो भी कंटेंट लिखा जाएगा या लिखा हुआ है या इन फ्यूचर लिखा हुआ जाएगा, वो आपको E10 पर भी दिखाई देगा. दैट इज सेल रेफरेंसिंग. अब ये क्यों किया जा रहा है? अगर मैं कहीं और का डेटा कहीं और लाना चाहता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट भी तो कर सकता हूँ. इफ़ दैट इज़ गोइंग टू बी योर आर्गूमेंट, देन लेट मी शो यू व्हाट इज़ द डिफरेंस. अगर मैं इसी नंबर को या इस जो भी डेटा है उस पर्टिकुलर सेल में, उसे मैं कॉपी पेस्ट करके अगर लाता, देन दैट विल बी स्टैटिक इन नेचर. स्टैटिक मतलब वो अगर इन फ्यूचर अगर C5 में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. बट सेल रेफरेंसिंग के केस में इट इज़ गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड. सो लेट अस चेक इट आउट. अगर मैं इस डेटा को चेंज कर देता हूँ, यू कैन सी दिस सेल रेफरेंसिंग में जो सेल था दैट हैज़ गॉट चेंज्ड. इसमें वैल्यू चेंज हो गई जो भी C5 पर चेंजेस हुए, बट दिस रिमेन्स द सेम. सो दैट इज़ द डिफरेंस एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ सेल रेफरेंसिंग. वेल, ज़रूरी नहीं है सेल रेफरेंस को आप सेम शीट पर ही करें, आप दूसरे शीट से भी डेटा को फेच कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू. इस बार हम प्लस यूज़ करके करते हैं. तो प्लस यूज़ किया. नाउ आई वांट टू मूव टू दी प्रीवियस वर्कशीट. तो हम वर्कशीट पर कैसे मूव करते हैं? वी हैव लर्नड इन द नेविगेशन शॉर्टकट्स कंट्रोल पेज अप. सो कंट्रोल पेज अप से आई मूव टू दिस शीट एंड नाउ लेट्स से आई वांट टू यूज़ द ईयर 3 रेवेन्यू फिगर. ठीक है, ये फिगर मुझे उस सेल पर रेफर करना है. सो मैंने जस्ट उसको सिलेक्ट किया एंड नाउ आई हैव टू प्रेस एंटर. व्हेन आई प्रेस एंटर आई हैव फेच्ड डेटा फ्रॉम द एडिटिंग शीट, द रेवेन्यू फिगर फॉर द ईयर 3. ओके, अब ये सेल रेफरेंसिंग का एड्रेस देखिए किस तरह से मेंशन्ड है. हमने प्लस सिंबल यूज़ किया था, बट एक्सेल हैज़ बाय इटसेल्फ पुट एन इक्वल बिफोर इट. तो अगर हम प्लस को अब हटा भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट पोर्शन? उसके बाद आपको दिखाई देगा कि ये सेल रेफरेंस का ब्रेकअप किस तरह से है. सो द फर्स्ट पोर्शन इज़ द नेम ऑफ द शीट फ्रॉम वेयर डेटा हैज़ बीन फेच्ड. तो मेरी शीट का नाम क्या है जहाँ से मैंने डेटा को फेच किया? दैट वाज द एडिटिंग शीट. उसके बाद देयर इज़ अ सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ अ एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड उसके बाद है द नेम ऑफ द सेल. तो हमने कहाँ से डेटा को फेच किया? J14 सेल, दैट इज़ द J कॉलम एंड 14th नंबर रो ऑफ द एडिटिंग शीट. ओके, सो दैट इज़ अबाउट द सेल रेफरेंस. एंड नाउ आप इक्वल या प्लस यूज़ करके और आप क्या कर सकते हैं? आप एरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द एरिथमेटिक ऑपरेशन? लेट्स से प्लस माइनस इनटू डिवाइड. So let us check out. पहले इक्वल टाइप करना है. देन नाउ आई वांट टू मेक अ डिवीजन बिटवीन दीज टू फिगर्स. तो डिवीजन के लिए पहले मुझे फर्स्ट सेल पर जाना पड़ेगा. तो आई एम यूजिंग द लेफ्ट की टू नेविगेट टू दैट सेल. लेफ्ट की प्रेस करते हुए इस सेल पर आएंगे. नाउ यूज़ द डिवीजन सिंबल. तो डिवीजन प्रेस करेंगे, डिवाइड सिंबल, एंड नाउ अगेन यूज़ द लेफ्ट की टू नेविगेट टू दिस सेल. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? इक्वल फॉर यूजिंग द फॉर्मूला एंड देन E10 डिवाइडेड बाय F10. E10 पर क्या है? दिस फिगर, एंड F10 पर है दिस फिगर. तो दिस डिवाइडेड बाय दिस. नाउ आई हैव टू प्रेस एंटर एंड यू विल गेट द रिजल्ट.
So this is not 1 actually, this has been rounded off, it is actually 0.88. all right. Next, showing all formulas, that is control plus what? Do you know what is this symbol called? So this symbol is called tilde. Spelling is tilde. Okay, what is it used for? इसका काम है फॉर्मूलाज को चेक करने के लिए, फॉर्मूलाज को इवेल्युएट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं. व्हाट इट हैपन्स, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपकी वर्कशीट पर जितने भी फार्मूलाज आपने पुट कर रखा है, जितने भी सेल रेफरेंसेस आपने डाल रखे हैं, वो सभी एक्सपोज हो जाएंगे, वो सभी रिवील हो जाएंगे. अभी जैसे ये तीन यहाँ पर ये दो सेल रेफरेंसेस हमने यूज़ किया एंड ये एक फार्मूला हमने यूज़ किया. ये क्या है, आपको एट द बैक साइड ऑफ दिस फिगर है, दैट इज़ हिडन बिहाइंड दिस फिगर. आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है, ओनली द रिजल्ट, द आउटपुट, बट उसके पीछे क्या है वो आपको यहाँ सिर्फ फार्मूला बार पर दिखाई देता है. बट अगर आप सभी सेल्स के पीछे का फार्मूला को आप सामने देखना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग द फार्मूला बार, राइट. सो दैट कैन बी डन यूजिंग दिस कंट्रोल प्लस टिल्डे. सो व्हेन आई प्रेस, in case you do not know where is this symbol is, so this is here, नंबर लाइन का सबसे पहला symbol. Okay, so when I press control plus tilde, what happens, you see ये सभी formulas आपके सामने रिवील होकर आ गए. एंड नाउ इट बिकम्स ईजियर टू चेक ऑल दी फार्मूलाज एट वंस. आप सभी फार्मूलाज को एक साथ चेक कर सकते हैं. एंड जब आप फाइनेंशियल मॉडल्स पर काम करें या बहुत कंप्यूटेशनली काफ़ी उसमें फार्मूलाज इन्वॉल्व है किसी शीट पर, तो उसको चेक करने के लिए दिस कैन बी यूज्ड. ओके, अब इसको वापस नॉर्मल मोड पर जाने के लिए यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस टिल्डे अगेन. डन. मूविंग ऑन टू F9, evaluating all formulas. So for that I will have to take an illustration. Let me put some random figures, कुछ example लेता हूँ. Now let me put some formula के लिए पहले equal use किया, and then the first figure plus the second figure divided by the third figure. तो मैंने जैसे एक रैंडम फार्मूला पुट किया है. क्या किया हमने, फर्स्ट फिगर दैट इज़ 2 प्लस द सेकेंड फिगर दैट इज़ F15 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4. अब प्रेस करेंगे एंटर. व्हाट डू यू गेट, द रिजल्ट इज 2.75. हमारे फॉर्मूला में अब दो पार्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज द FE15 which pertains to this figure 2, and then next part पे हमने एक डिवीजन किया है. and now let's say I want to know कि इस डिवीजन का क्या वैल्यू है. I want to evaluate कि उस डिवीजन का रिजल्ट क्या है within a formula. so that I can do using F9. तो आपको क्या करना है, you have to select this second portion. select कैसे करेंगे, press F2. So if you are using a laptop, then use function key plus F2. So you will get into the edit mode. Now use shift and the left arrow key to select this entire portion. तो हमें second portion को select किया, and अब इसको evaluate करने के लिए, इसका क्या result है उसको check करने के लिए press function F9. What has happened? You will see जो हमारा second part था उसका डिवीजन का फॉर्मूला हटकर उसका जो रिजल्ट था वो आपके सामने आ गया. सो नाउ दैट रिजल्ट इज 0.75. सो अगर आप देखें व्हाट इज द सेकेंड पोर्शन 3 and 4, तो हमने क्या किया था 3 divided by 4. सो दैट वाज 3 divided by 4 इज 0.75. सो इट इज शोइंग मी नाउ द रिजल्ट ओनली. सो अब इसने तो F9 ने क्या किया, उस फॉर्मूला को उसके रिजल्ट से रिप्लेस कर दिया. सो व्हाई वुड वी डू समथिंग लाइक दिस. जब हम कुछ लंबा फार्मूला अगर यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस आप अगर इवेल्युएट करना चाहें उसको, तो ये F9 आपके काम आ सकता है. नाउ लेट मी अगेन अनडू इट.
another use of F9 is to refresh or calculate sheets. So what is it? We have seen a setting earlier. जब हमने setup किया था तो let me show you. Go to Alt then M for formulas and then for calculation options press X. So ये calculations हमने देखा था that it is by default has to be kept at automatic. हमें इसे automatic रखना है. But for some reasons or by mistake, let's say you switch it to manual. So if I press M now it has been turned to manual. अब manual करने से क्या होगा? अब आप कोई भी चेंजेस अगर कर रहे हैं अपनी शीट पर, उसका इम्पैक्ट आपके फॉर्मूला पर नहीं दिखेगा. मतलब आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा अगर आप अपने इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यहाँ हमने एक फार्मूला पुट कर रखा है एंड द इनपुट फॉर दिस इज दिस 3 फिगर्स. तो नाउ लेट मी चेंज वन ऑफ दिस फिगर्स. इस फिगर को आई चेंज टू 6 फ्रॉम 4. तो मैंने इसको चेंज करके 6 कर दिया. नाउ इफ आई प्रेस एंटर, अगर ये ऑटोमेटिक होता तो मेरा फार्मूला का रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाता. बट मैनुअल करने की वजह से नाउ इट हैज़ नॉट चेंज्ड. तो अब मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा या एक्सेल को बताना पड़ेगा दैट गो अहेड विद योर कैलकुलेशन, आप चेंजेस करो. तो उसके लिए आई हैव टू प्रेस F9 नाउ. सो व्हेन आई प्रेस फंक्शन F9 माई रिजल्ट गॉट चेंज्ड. 2.75 से नाउ माई रिजल्ट इज 2.5. दिस इज अनदर यूज ऑफ F9. तो इसको वापस से चेंज कर दीजिए. वी वॉन्ट टू कीप इट ऑटोमेटिक ओनली, मैनुअल नहीं रखना है गलती से भी. ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिव रेफरेंस. इट सेज नाइदर रो नॉर कॉलम इज फिक्स्ड. वैसे अभी हमने जो सेल रेफरेंस यूज़ किया इस एग्जाम्पल में, ये जो इक्वल C5 आप देख रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव रेफरेंस. नाउ व्हाई इज दिस कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस? So for that let me clear this area here and यहाँ पर कुछ random figures को put कर लेते हैं. Now the reason why this cell reference is called relative reference is because अब इस फॉर्मूला को, इस सेल रेफरेंस को अगर मैं कॉपी करता हूँ या ड्रैग करता हूँ इन एनी डायरेक्शन, तो उसका जो सोर्स है दैट विल ऑल्सो मूव इन दैट डायरेक्शन. नहीं समझे? तो लेट मी शो यू. इफ आई कॉपी एंड पेस्ट दिस सेल रेफरेंस ऑन द राइट सेल ऑन द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर एक सेल मूव करके अगर मैं इस डेटा को, इस सेल रेफरेंस को अगर मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू सी कि जो मेरा सोर्स था वो भी एक सेल राइट हैंड साइड पर मूव हो गया. यस. अब अगेन अगर मैं इसको वापस कॉपी एंड पेस्ट करता हूं ऑन द राइट हैंड साइड, देन व्हाट डू यू सी? जो इस सेल का सोर्स है वो भी डी से मूव होकर अब ई कॉलम पर मूव हो गया. दैट इज वन सेल टू द राइट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रेफरेंस. मतलब आप अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिवली आपका कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका जो सोर्स सेल है वो भी अपनी वैल्यूज़ को उसी डायरेक्शन पर मूव करेगा. इस सेल को अगर मैं डाउन साइड पे अगर कॉपी करूं, और इवन आई कैन ड्रैग ऑल्सो. तो अगर मैं डाउन साइड पर अगर ड्रैग करूं, व्हाट डू यू सी? द डॉलर सिंबल. नाउ व्हाई दिस डॉलर सिंबल? बिकॉज हमारी जो सोर्स सेल है उसके नीचे वाली सेल पर भी डॉलर सिंबल था. सो दिस इज हाउ रिलेटिव रेफरेंस वर्क्स. होप यू गॉट द आइडिया. बट देयर कैन बी सम केसेस जिसमें हमको कॉलम एंड रोज को फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है. दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस. तो अगर हमने बोथ कॉलम एंड रोज को फिक्स किया, दैट विल बी एब्सोल्यूट रेफरेंस. अगर हमने सिर्फ रो को फिक्स किया या सिर्फ कॉलम को फिक्स किया, देन दैट विल बी अ केस ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस. अब इसको समझने के लिए वी विल हैव टू टेक एन एग्जाम्पल. बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग सेल्स. ये जो सेल को फिक्स करने की बात हो रही है, this fixing this rows and columns, this is called anchoring a cell. anchoring word का मतलब if you know, एक शिप पर आपको पता है कि एक एंकर लगाया जाता है. जब आप शिप को पार्क कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि शिप मूव ना हो विद द वेव्स, एक जगह पर स्टेबल बना रहे, फिक्स रहे. सो यू ड्रॉप द एंकर इनटू द ओशन, इनटू द सी.
एक हैवी वेट डाल दिया जाता है पानी में फ्रॉम द सी, सो दैट वो वेव्स के साथ मूव ना हो। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। किसी सेल रेफरेंस को एंकर कर देने से, फिक्स कर देने से वो मूव नहीं होगा, चाहे आप उसको कॉपी या पेस्ट करें इन अदर सेल्स ऑल्सो। ओके, सो दैट इज एंकरिंग सेल्स। हाउ कैन यू डू दैट? उसके लिए यू हैव टू यूज F4 की। So F4 is the key for anchoring or fixing cell references. Now coming on to this example here. इस एग्जाम्पल में हमें वेरियस इनकम लेवल्स दिए हुए हैं एंड वी आर गिवन विद द टैक्स रेट। हमें क्या करना है? वी हैव टू कंप्यूट द टैक्स अमाउंट फॉर ऑल दिस इनकम लेवल्स। सो टैक्स अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल, इनकम मल्टीप्लाइड विद द टैक्स रेट। सो लेट अस ट्राई इट। फॉर्मूला टाइप करने के लिए सबसे पहले इक्वल, देन आपको इनकम फिगर सेलेक्ट करना है। सो उसके लिए आप एरो की इसको यूज़ करेंगे टू नेविगेट। आप एरो की 2 बार प्रेस किया, हमारा इनकम फिगर सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लिकेशन सिंबल प्रेस कीजिए। नाउ सेलेक्ट द टैक्स रेट, यूज़ द अप एरो की वंस। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है? C27 मल्टीप्लाइड विथ C28, तो इनकम विथ मल्टीप्लाइड विथ टैक्स रेट। डन। नाउ प्रेस एंटर। तो हमारा टैक्स अमाउंट आ गया 30,000 एंड विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इस फॉर्मूला को हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं फॉर अदर इनकम लेवल्स एज वेल। सो इन सभी को सेलेक्ट करके आई प्रेस एंटर। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ये सभी इनकम, सभी टैक्स अमाउंट जीरो क्यों आ रहा है? इसको चेकआउट कीजिए। यू कैन एडिट दिस यूजिंग F2। तो F2 से आप चेक करेंगे D27 मल्टीप्लाइड विद D28, मतलब दिस इनकम इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस ब्लैंक सेल। तो ब्लैंक सेल की वैल्यू को वो जीरो ले रहा है, तो इनकम मल्टीप्लाइड विद जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो, द रिजल्ट इज कमिंग टू जीरो। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन ऑल दिस केसेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका मतलब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता इन सेल्स पर। यस, तो इसका आप एक तरीका, आप अगर ये सोच सकते हैं कि हम फॉर्मूला को फिर से टाइप करें इन सभी इनकम लेवल्स के लिए। यस, तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल, देन सेलेक्ट दिस इनकम लेवल, फिर मल्टीप्लाई साइन, फिर आपको टैक्स रेट सिलेक्ट करना है इस बार C28 एंड फिर आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह से आपको सभी इनकम लेवल्स के लिए करना पड़ेगा। बट दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पर 4 इनकम लेवल्स दिए हुए हैं। कहीं आपको ऐसा डेटा 10 मिलेगा, कहीं 50 मिलेगा, कहीं 100 मिलेगा। तब आप ऐसे मैनुअली हर बार फार्मूला को टाइप नहीं कर पाएंगे। ओके, सो वी हैव टू फाइंड अ वे आउट जिससे हम इसी फार्मूला को, जो फार्मूला हमने पहले यूज़ किया था, इसी को हम सभी लेवल्स के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन है सेल फिक्सिंग या सेल एंकरिंग, या दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। इस फॉर्मूला को स्टडी करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? इस फॉर्मूला में 2 पार्ट है। फर्स्ट वन इज द इनकम पार्ट। सो जब हम शिफ्ट कर रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड, जब हम इस सेल रेफरेंस को, इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सो क्या हम चाहते हैं कि हमारे टैक्स अमाउंट के साथ साथ हमारा इनकम भी मूव होना चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड? डू वी वांट दिस टू हैपन एंड इज दैट हैपनिंग राइट नाउ? हम ऐसा करना चाहते भी हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो इनकम पोर्शन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, दैट इज द टैक्स रेट। टैक्स रेट में क्या है? हम चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए। जब हम कॉलम्स मूव करें तो ये मूव ना हो, उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज F4। So when I press F4, you can see what happens. 2 डॉलर सिंबल दिखाई देगा, one before the column and one before the row. So that has fixed this cell. अब इस डॉलर सिंबल से या इस एंकरिंग से क्या हुआ? अब ये सेकेंड पोर्शन ऑफ द फॉर्मूला जो है अब ये फिक्स हो गया। तो अब हम इसको अगर कॉपी एंड पेस्ट करें ऑन ऑल दिस लेवल्स, ऑन दिस सेल्स, दिस फॉर्मूला इज़ वर्किंग फाइन। तो अब आप चेक कीजिए, इन सभी फॉर्मूलाज में हमारा जो C28 वाली सेल है, द टैक्स रेट फिगर, दैट इज़ कांस्टेंट, वो फिक्स हो गया है, बट द इनकम लेवल इज़ मूविंग कॉरेस्पॉन्डिंगली।
So this is one example how we can use absolute reference. अब instead of using formula in the first cell and then copying and pasting it again, इसको एक और तरीके से भी हम कर सकते थे. आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको जितने भी सेल्स पे आपको फॉर्मूला चाहिए उन सभी को आप एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए. फिर आपको उस फॉर्मूला को टाइप करना है. जो हमारा फॉर्मूला क्या था, इक्वल, देन द इनकम लेवल, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन, फिर टैक्स रेट, और टैक्स रेट को हम करेंगे फिक्स यूजिंग F4. ये हमारा फॉर्मूला था. तो अब इसको कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना हमें बार बार, तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल एंटर कर दीजिए. व्हेन आई प्रेस कंट्रोल एंटर, व्हाट डू यू सी, इन सभी सेल्स पे फॉर्मूला एक साथ में आ गया. यस, सो ये हमने डिस्कस कर लिया हाउ टू राइट फॉर्मूला इन अ रेंज ऑफ सेल्स इन वन गो विदाउट कॉपिंग एंड पेस्टिंग. ओके, now this is an illustration for the mixed reference. केस क्या है, you are provided with the sales data figures for 4 salesmen A, B, C and D. These are the sales amount for year 1, 2, 3 and 4. And we are given the commission rate for year 1, 2, 3 and 4. आपको क्या करना है, आपको commission amount calculate करना है for all these salesmen and for all these years. Okay. कमीशन अमाउंट निकालने का फॉर्मूला रहेगा सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाइड विद द कमीशन रेट. ओके, सो लेट अस ट्राई इट आउट. इक्वल साइन यूज़ किया, देन गो टू द सेल्स अमाउंट यूजिंग द अप एरो की, प्रेस मल्टीप्लाई, फिर अप एरो की से कमीशन रेट को सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस एंटर. पहला फॉर्मूला आ गया. अब इसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं इस पूरे रेंज पर. सेल्समैन ए के लिए सभी फिगर्स सही लग रहे हैं, उसको चेक कर लेते हैं. सो ईयर 2 की कमीशन अमाउंट D38 इंटू D44, मतलब सेल्समैन ए का ईयर 2 का सेल्स अमाउंट लिया जा रहा है एंड कमीशन रेट भी ईयर 2 का लिया जा रहा है. मतलब दिस कैलकुलेशन फॉर सेल्समैन ए इज करेक्ट इन ऑल द ईयर्स. ईयर 1, 2, 3, 4 के लिए सेल्समैन ए का कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है. बट सेल्समैन बी के लिए क्या प्रॉब्लम हुई, हमारा जो सेल्स अमाउंट है दैट इज करेक्ट, बट जो हमारा कमीशन रेट है दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज दैट इज टेकिंग एन एम्प्टी सेल. तो सिमिलर प्रॉब्लम है, जैसा पिछले एग्जाम्पल में था वैसा ही सिमिलर प्रॉब्लम है इन ऑल दिस केसेस. इन सभी में जो सेकेंड पोर्शन ऑफ द फॉर्मूला दैट इज टेकिंग एन एम्प्टी सेल. ओके, बट इस बार डिफरेंस क्या है, जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला है दैट इज़ द कमीशन रेट, उसको हम पूरी तरह से फिक्स नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि जो कमीशन रेट है वो रोज़ में तो मूव हो. जब हम ईयर 1 से ईयर 4 की तरफ जाएं तो वो मूव होना चाहिए. यस, बिकॉज हर ईयर के लिए एक अलग कमीशन रेट दिया हुआ है. तो जब हम रोज़ चेंज करें तो हमारा कमीशन रेट भी चेंज होना चाहिए. सो इसीलिए हम जो रो पोर्शन है उसको फिक्स नहीं करना चाहते. बट जो कॉलम पार्ट है दैट वी वांट टू फिक्स. एंकरिंग के लिए वी यूज़ F4. तो पहले F4 प्रेस कीजिए. बट F4 प्रेस करने से अभी देख रहे हैं कि रो और कॉलम दोनों फिक्स हो चुका है. सो उसको चेंज करने के लिए अब आपको वापस से F4 प्रेस करना होगा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इस बार डॉलर सिंबल सिर्फ रो के पहले आ रहा है, कॉलम के पहले नहीं आ रहा है. इट मीन्स ओनली द रो इज फिक्स्ड एंड द कॉलम इज नॉट फिक्स्ड. बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉलम फिक्स करना और रो को फ्री रखना. तो आपको फिर से F4 प्रेस करना है एंड दिस टाइम डॉलर सिंबल इज कमिंग जस्ट बिफोर D, दैट इज द कॉलम, एंड रो इस बार फ्री हो गया. सो दिस इज व्हाट वी वांटेड. वैसे ये चीज़ आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला में डॉलर सिंबल भी प्रेस कर सकते थे, F4 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी. जस्ट आई हैव शोन द यूसेज. ओके, नाउ प्रेस एंटर. अब इस फॉर्मूला को हम इस पूरे एरिया पर कॉपी एंड पेस्ट करके देखते हैं whether it is working or not. So when I press enter, now it seems that the formula is working fine because जब हम सेल्समैन पर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा कमीशन रेट मूव नहीं हो रहा है. बट जब हम ईयर वाइज अगर मूव करते हैं तो हमारा कमीशन रेट मूव हो रहा है. So now this formula is absolutely correct. Alternatively, now this
डेटा हैज़ बिन, जो यहाँ पर वर्टिकली दिया हुआ था बस इसी का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्जन दिया हुआ है। तो फिर से ट्राई कीजिए, फॉर्मूला वही रहने वाला है, कमीशन sales amount multiplied with commission rate will give you the commission amount. We will type this formula in all the cells in one go. Okay, so this time we will not use the copy paste. तो पहले पूरा एरिया सिलेक्ट कर लीजिए, इक्वल साइन, देन select the sales amount, multiply with the commission rate, and इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको सिर्फ रो को फिक्स करना है। तो शिफ्ट 4 प्रेस करके डॉलर सिंबल देंगे ओनली बिफोर द रो, कॉलम के पहले डॉलर सिंबल नहीं यूज़ करना है बिकॉज वी वांट टू कीप इट वेरिएबल। एंड नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर, एंड व्हाट डू यू सी, दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। आप चाहे तो इसको मैच भी कर सकते हैं, 20, 26, 400, 36 एंड 51, 840। सो दिस इज द सेम थिंग। सेल्समैन ए के जो फिगर्स है यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सेम है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का काम है नामकरण करना, किसी भी सेल या किसी भी टेबल को कोई नाम देना। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसका नाम क्या रहता है, जो भी उस कॉलम का हेडिंग है एंड उस रो का हेडिंग है उसका कॉम्बिनेशन। यस, तो अभी जैसे यहाँ आप I4 देख रहे हैं, यहाँ अभी आप देख रहे हैं K4। सो दिस इज़ द नेम ऑफ अ सेल बाय डिफ़ॉल्ट। आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स पर जाकर मुझे K4 नाम पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पर किटकैट लिख देता हूँ, डन, प्रेस एंटर, एंड अब इस सेल का नाम हो गया किटकैट। तो अब आप देखेंगे मुझे K3 दिखा रहा है, K5 दिखा रहा है, बट K4 की जगह किटकैट दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन नेम अ सेल। बट द प्राइमरी थिंग इज व्हाई वुड आई वांट टू नेम अ सेल, हमें किसी सेल को नाम क्यों देना है। सो उसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, उसी को रेफ़र करते हैं। अब लेट्स से कोई कंपनी का नेम है, अगर हम कोई लेट्स से अगर फाइनेंशियल मॉडल ही बना रहे हैं तो हर शीट पर टॉप पर उस कंपनी का नाम हम लिखेंगे। सो फॉर दैट आप एक नाम को, अगर उस शीट उस वर्कबुक में 25 शीट है तो आपको वो नाम 25 बार लिखना पड़ेगा। एंड स्पेशली इफ दैट नेम इज़ वेरी लॉन्ग, लेट्स से समथिंग लाइक वॉकहार्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो अब इतना लंबा नाम 25 बार लिखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। एंड ऑल्सो अगर कॉपी पेस्ट भी करना है तो भी आपको 25 बार तो करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट वी कैन डू, हम इस सेल को जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस सी कि नाम कैसे दिया जाता है। वैसे हम यहाँ नेम बॉक्स से भी कर सकते हैं, बट इसका प्रॉपर तरीका होगा कि आप नेम मैनेजर को ओपन करके ट्राई करें। सो नेम मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल F3, जिसको आप या तो फार्मूलाज के अंदर भी ढूंढ सकते हैं। ओके, सो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल F3, एंड नाउ दिस नेम मैनेजर हैज़ कम अप। ये किटकैट नेम तो मुझे नहीं चाहिए था, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए द शॉर्टकट इज़ Alt D, या फिर यहाँ देख सकते हैं D इज़ हाईलाइटेड, इट मीन्स यू हैव टू यूज़ Alt प्लस D। तो Alt D करके मैं इस किटकैट को पहले डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे थे, हम इस कंपनी का जो नेम है इसको एक नाम दे रहे थे, इस सेल को एक नाम दे रहे थे, नॉट एक्चुअली द कंपनी नेम। हम एक कंपनी नेम जिस सेल में लिखा हुआ है उस सेल को एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, सेल का नाम हम क्या दें, कंपनी नेम ही रख देते हैं। फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट अ न्यू नेम, राइट। तो न्यू नेम के लिए आपको प्रेस करना है Alt प्लस N। तो जब मैंने Alt N प्रेस किया, इट शोज़ कि आपको उस सेल का क्या नाम देना है, कौन से सेल का, जो भी सेल अभी एक्टिव सेल है आपने जो भी सिलेक्शन कर रखा है इस वक्त आपकी वर्कशीट पर, ये उस पर्टिकुलर सेल को अभी नाम देने वाला है। तो नाम हम देंगे कंपनी नेम। तो जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको हटा दीजिए, हम इसका नाम देते हैं कंपनी नेम। अब यहाँ पर आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, सो आई विल यूज़ अंडरस्कोर एंड देन नेम, कंपनी नेम। ओके, स्कोप,
स्कोप में आपको बताना है कि आपको ये नाम सिर्फ इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर शीट पर चाहिए या इस पूरे वर्कबुक पर चाहिए। तो जनरली ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू यूज़ इट इन द होल वर्कबुक। एक पर्टिकुलर शीट के लिए आई डोंट यूज़ इट। कमेंट कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं आप, आई डोंट वांट टू डू इट। एंड इट रेफर्स टू, ये कौन सी सेल को रेफर कर रहा है, सबसे पहले आपको शीट का नाम दिखा रहा है एंड देन इट शोज द नेम ऑफ दैट सेल। तो अभी हम रेफर कर रहे हैं J3 को। ओके, नाउ यू हैव टू प्रेस ओके। तो ये हमने नाम दे दिया है इस सेल को। नाउ यूज एस्केप टू गेट आउट ऑफ दिस बॉक्स। अब आप यहाँ नेम बॉक्स पर क्या देखेंगे कि इस सेल का नाम आपको कंपनी नेम दिखा रहा है, जो नाम हमने अभी दिया है। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन वेरियस शीट्स ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडल। अब आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इक्वल प्रेस करना है एंड देन अब आप जो भी नाम हमने दिया था आपको उसको टाइप करना शुरू करना है। तो आप कंपनी नेम यहाँ लिखने जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा दिस कंपनी नेम हियर। इसको यूज़ करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा। तो व्हेन आई प्रेस टैब, ये सिलेक्ट हो गया एंड नाउ प्रेस एंटर। तो व्हाट डू यू सी, जो भी नाम हमने सेव कर रखा था वो अपीयर हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन सेव सम टाइम। इसी तरह से और भी चीज़ें जो बार बार यूज़ होती हैं उनको आप एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट। अब टैक्स रेट इन एन एंटायर फाइनेंशियल मॉडल इज मोर और लेस गोइंग टू बी द सेम। आप जो प्रोजेक्शंस के लिए टैक्स रेट यूज़ करेंगे, आप एक ही टैक्स रेट को हर साल के लिए यूज़ करेंगे। एंड अगर मल्टीपल शीट्स पर भी यूज़ हो रहा है तो आप एक ही रेट को यूज़ करेंगे जनरली। सो आप क्या कर सकते हैं, वेदर इंस्टेड ऑफ रेफरिंग दैट टैक्स रेट अगेन एंड अगेन, आप उसको एक नाम दे सकते हैं। तो लेट मी शो यू हाउ कैन आई डू दैट। एक हम इनकम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो लेट्स से द इनकम इज 1 लाख और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है टैक्स अमाउंट। टैक्स रेट को हम किसी हमारे पिछली शीट पर हमने टैक्स रेट को आई गेस यूज़ किया था हियर, तो इस टैक्स रेट को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले इस टैक्स रेट को हमें एक नाम देना पड़ेगा। तो नाम देने के लिए अगेन नेम मैनेजर ओपन करना है यूजिंग कंट्रोल F3। अब आपको न्यू नेम क्रिएट करना है Alt+N। अब आपको नाम देना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट इसने ले लिया है, तो हम इसे टैक्स रेट ही रहने देते हैं बिकॉज दिस इज़ अप्रोप्रिएट। तो अब आप प्रेस कर दीजिए एंटर। अब ये 30% सेव हो चुका है इस टैक्स रेट में। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट इस टैक्स रेट नेम के अंदर 30% इज द वैल्यू दैट हैज़ बीन सेव्ड एंड इट इज़ रेफरिंग टू द शीट एंटरिंग डेटा एंड द cell is C28. Okay, and the scope is entire workbook. That means this name is going to work in the entire workbook. Okay, so this is what we wanted. Now close it using escape. अब वापस हमारी कैलकुलेशन पर आते हैं। यहाँ पर हमें टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले इक्वल टाइप किया, फिर अप एरो की से इनकम को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन। अब हमें टैक्स रेट को दूसरी शीट पर जाकर रेफ़र करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आप टैक्स रेट को मेंशन कर सकते हैं। सो जब मैं टैक्स रेट लिख रहा हूँ यू कैन सी ये नाम आ गया। अब आपको इसको यूज़ करने के लिए टैब यूज़ करना है। तो मैंने टैब यूज़ किया, अब ये सेलेक्ट हो गया। नाउ यू कैन प्रेस एंटर। सो व्हाट डू यू सी कि विदाउट लुकिंग फॉर द टैक्स रेट इन द वेरियस शीट्स आई कैन डायरेक्टली यूज़ इट विद द नेम इटसेल्फ। Now another benefit of this is that कि this formula has become more readable. अब कोई भी इस formula को देखकर समझ सकता है कि the second part of this formula pertains to the tax rate. Okay. So similarly जैसे हमने company name use किया, tax rate use किया, similarly you can use this name for currency conversion rates because that is also going to be the same throughout the workbook. WACC, the weighted average cost of capital and so on, and जो भी आप जिस भी सेल के लिए आप यूज़ करना चाहें। बट देयर आर सम डोंट्स एज वेल जहाँ आपको नेम मैनेजर यूज़ नहीं करना चाहिए। एन एग्जाम्पल इज एनुअल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस बिकॉज these are those figures which keeps on changing year on year.
तो इस तरह के डेटा को नाम देने से कोई भी बेनिफिट नहीं है. ओके, सो लेट मी शो यू दिस इज एन इनकम स्टेटमेंट हियर. अब इस पर्टिकुलर सेल को मैं कोई नाम दूँ, लेट्स से रेवेन्यू ईयर 1, फिर इसके लिए आपको नाम देना पड़ेगा रेवेन्यू ईयर 2, फिर रेवेन्यू ईयर 3. क्या बेनिफिट है उसका, क्या आउटपुट मिलेगा उससे आपको? आई डोंट सी एनी यूसेज ऑफ दिस. सो इस तरह का नेमिंग मत करें. नेक्स्ट इज ईयर और डेट्स दैट मे चेंज. यस, अगेन रेफरिंग टू दिस स्टेटमेंट हियर. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1. अब नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पर एक नया ईयर ऐड कर देंगे एंड हो सकता है मैं इस पुरानी ईयर को और रेफ़र ना करूँ. आई डू नॉट वांट टू रेफ़र टू दिस ईयर. तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ से फिर इसको ईयर 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ. सो दैट इज़ लाइकली टू चेंज. हम ईयर को चेंज कर सकते हैं. सो दैट शुड नॉट बी आइडियली बी गिवन अ पर्टिकुलर नेम. बिकॉज आप किसी चीज़ को एक नाम देते हो तो फिर आप उस नाम को और कई जगह पर यूज़ करते हो. सो फिर उसको चेंज करना इतना ईजी नहीं है. एंड देन अगेन इंडिविजुअल नेम्स. सो फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर नेम्स, आप एक सेल्स लिस्ट में से किसी कस्टमर नेम, जिस सेल पर एक कस्टमर का नाम लिखा हुआ है एंड उसमें बहुत सारे कस्टमर नेम्स है, तो किसी एक पर्टिकुलर नाम को एक नेम मैनेजर पे जाकर नाम देने का कोई भी लॉजिक नहीं है. ओके, सो इस तरह की चीज़ों के लिए नेम मैनेजर यूज़ ना करें, इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करें. कैसे यूज़ करना है वो हमने देखा. कंट्रोल F3, उसका एक ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्ट MN. तो ऑल्ट MN से आप यहीं पर पहुंच जाएंगे. ऑल्ट N से हमने देख लिया न्यू नेम कैसे क्रिएट करना है एंड ऑल्ट D से हमने देखा था कि डिलीट कैसे करना है. ओके, नेक्स्ट इज नेमिंग अ टेबल एरे. आप किसी एक पर्टिकुलर सेल की जगह एक पर्टिकुलर टेबल को भी नाम दे सकते हैं, किसी एक रेंज ऑफ सेल को भी नाम दे सकते हैं. तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर रेंज को एक नाम देना चाहता हूँ. ठीक है, इस रेंज को मैंने सिलेक्ट किया. नाम देने के लिए कंट्रोल F3, ऑल्ट N. अब आप क्या नाम देंगे, इसको कमीशन अमाउंट ही रहने देते हैं. तो ये नेम इज़ अप्रोप्रिएट, स्कोप इज़ वर्कबुक, कमेंट नहीं देना. नाउ प्रेस ओके. तो ये नाम अब स्टोर हो गया. अब आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग एन लुकअप फंक्शन, तो लेट अस यूज़ द एच लुकअप फंक्शन. इस फॉर्मूला को हम बाद में और डिस्कस करेंगे, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट. अभी जस्ट हम नेम मैनेजर का यूसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज़ आस्किंग मी फॉर द लुकअप वैल्यू. ओके, तो लुकअप वैल्यू में हम पुट करते हैं कि मुझे जो कमीशन अमाउंट टेबल है उसमें से लेट से मुझे ईयर 2 का कोई डेटा चाहिए. अब मुझे डालना है टेबल एरे. अब इस टेबल एरे में आपको क्या करना रहता है, आपको जिस भी एरिया में आपको सर्च करना है वो पूरा रीजन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट आई कैन डू, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारी रेंज का नाम, हमने उस रेंज को ऑलरेडी एक नाम दे रखा है, तो आई कैन यूज़ दैट नेम हियर. तो यहाँ कमीशन अमाउंट जो रेंज शो कर रहा है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, टैब प्रेस करना है. एंड नाउ दिस हैज़ बीन यूज्ड. नाउ आई कैन मूव अहेड विथ माई फार्मूला. सो लेट्स से मुझे वहाँ पर क्या था, सेल्समैन बी शुड बी इन द रो नंबर 3. मुझे सेल्समैन 3 का डेटा चाहिए. मतलब ईयर 2 में सेल्समैन 3 ने कितना कमीशन अर्न किया, मुझे वो फिगर चाहिए. सो इफ आई प्रेस एंटर नाउ, व्हाट डू यू सी, 31680. क्या ये करेक्ट है? लेट अस चेक. ईयर 2 में सेल्समैन बी ने 31680 कमीशन अर्न किया है. So that is working fine. So this is how you can use naming a table array within a lookup function. Okay. ये हमने देख लिया. टैब से we select the suggested name in the formula. Okay. So we are done with the name manager. Next is using GoTo. GoTo is a very simple thing. ये just आप जो भी अभी नाम आपने अभी सेव किए थे नेम मैनेजर में, उनको अगर आप देखना चाहें तो आप F5 से भी रेफ़र कर सकते हैं. बिकॉज ये वो नाम है जो हमने अभी रिसेंटली यूज़ किया था. तो अगर आप इनको वापस रेफ़र करना चाहें तो आप F5 से भी कर सकते हैं. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कमीशन अमाउंट पर अगर
ओके करता हूँ, अब मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ इसका सोर्स है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो F5 से आप इस गो टू को ओपन कर सकते हैं। तो F5 के अलावा अगर आप यहाँ पर ढूंढना चाहें तो आपको यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट पर ये गो टू मिल जाएगा। ओके, इसका और एक क्या यूसेज है, तो उसके लिए मैं आपको ये ट्रेस प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस पहले बता देता हूँ। व्हाट इज ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट? ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब है कोई सेल रेफरेंस अगर आपने दे रखा है या कोई फॉर्मूला आपने यूज़ कर रखा है तो वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप ट्रेस प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके प्रेसिडेंट्स कौन है, वो कहाँ से आ रहा है। सो अभी यहाँ पे अब इस शीट पर हमारे पास ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला पर अगर मैं ट्रेस प्रेसिडेंट यूज़ करूँ, अब ट्रेस प्रेसिडेंट को आप यहाँ फार्मूलाज में यहाँ से भी चेक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू, कंट्रोल प्लस दिस वन हियर, दिस ब्रैकेट। ओके, सो अब इस फॉर्मूला पे आके अगर मैं कंट्रोल प्लस दिस ये ब्रैकेट अगर यूज़ करूँ, सो व्हाट हैपन्स, इट विल टेक मी टू द सेल फ्रॉम वेयर दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर इसका डेटा कहाँ से आ रहा है, इसका डेटा आ रहा है K8 से। तो अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो ये एक्टिव सेल फिर यहाँ मूव होकर K8 पर चला जाएगा। तो प्रेस करते हैं कंट्रोल ब्रैकेट एंड इट कम्स टू K8। ठीक है, दैट वाज वेरी सिंपल, आई थिंक नॉट दैट इंट्यूटिव। तो और थोड़ा और समझने के लिए लेट मी मेक अनदर सेल रेफरेंस। तो हमने अभी टेक्स्ट रेट का नाम यूज़ किया था तो उसी को मैं सेल रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। अब नाउ वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, हमें वो ट्रैक करना है। तो उसको ट्रैक करने के लिए आप वापस अब यहाँ पर आप जब कंट्रोल ब्रैकेट यूज़ करेंगे इट विल टेक यू टू द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो हम कंट्रोल ब्रैकेट प्रेस करेंगे एंड इट टेक्स यू फ्रॉम द सोर्स टू द सोर्स फ्रॉम वेयर दैट सेल वाज फैचिंग द डेटा। ओके, ट्रेस डिपेंडेंट के साथ आप गो टू को कैसे यूज़ करेंगे, अब आपको वापस से वहाँ जाना है जहाँ से आप आए थे। यस, तो उसके लिए अब आप F5 प्रेस कीजिए एंड यू विल सी दिस फर्स्ट रेफरेंस हियर। इसको क्लिक कीजिए एंड प्रेस कर दीजिए ओके। तो आप वापस से आप वहाँ आ गए जहाँ से आप चले थे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ट्रेस डिपेंडेंट और गो टू का आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ट्रेस डिपेंडेंट से आपको जहाँ जाना था आप चले गए, अब आप यहाँ आ गए, आप वापस आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए आप वापस से F5 यूज़ कीजिए, देन इसको सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस कर दीजिए एंटर, एंड आप वापस से वहीं आ जाएंगे जहाँ से आप निकले थे। ओके, एंड इसी के साथ ट्रेस डिपेंडेंट भी देख लेते हैं। सो ट्रेस डिपेंडेंट के लिए ये था ट्रेस प्रेसिडेंट के लिए, एंड दिस अनदर ब्रैकेट द क्लोजिंग वन इज़ फॉर ट्रेस डिपेंडेंट। तो ट्रेस डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर सेल पर अगर कहीं कोई फार्मूला यूज़ है जिसमें ये सेल यूज़ हो रहा है तो हमें उस सेल के बारे में पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से अगर मैं कंट्रोल क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे क्या शो किया, इट इज़ शोइंग में दिस सेल्स, कि इन सेल्स में ये 30% यूज़ हो रहा है। ओके, बट ये 30% सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, अगर ये इससे ज़्यादा जगहों पर यूज़ हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल ब्रैकेट आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रेस करना है Alt M एंड देन उसके बाद आपको D प्रेस करना है। तो व्हेन यू प्रेस D, क्या आप देख रहे हैं कि ये बहुत सारे एरोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ शोइंग कि ये 4 एरोज़ तो आपको इस सेम शीट पर शो कर रहा है जो हमने कंट्रोल ब्रैकेट से भी देखा था, एंड उसके बाद एक ये आपको छोटी सी एक ये शीट का सिंबल दिख रहा है, एंड दिस एरो, ये इसका इंडिकेशन है, इसका मतलब है कि दिस सेल इज ऑल्सो यूज्ड इन सम अदर शीट एज वेल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस एरो पर डबल क्लिक करना है। व्हेन यू मेक अ डबल क्लिक ऑन दिस एरो यू कैन सी कि ये सेल, ये 30% इन दो सेल्स पर भी यूज़ हो रहा है, K9 और K11। तो हम किसी एक पर क्लिक करते हैं एंड प्रेस करते हैं ओके, एंड यू रीच हियर। तो वो 30% यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एंड और एक कहाँ यूज़ हो रहा था, इस K9 पर, यहाँ पर टेक्स्ट रेट यूज़ हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ट्रेस डिपेंडेंट्स। एंड अब इस एरोज़ को आपको हाइड करना है तो यहाँ पर आप रिमूव एरोज़ पर क्लिक करेंगे। ओके,
रिमूव एरोस पर क्लिक किया, ये सभी हाइड हो गई. सो दैट इज ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट. अभी गो टू में एक और स्पेशल फीचर है, दैट इज द गो टू स्पेशल. वो देख लेते हैं. सो पहले गो टू को ओपन करें F5 से. अब स्पेशल के लिए आपको Alt S प्रेस करना है, तो Alt S प्रेस किया. नाउ व्हाट यू कैन डू, लेट्स से आई वांट टू हाईलाइट ऑल द फॉर्मूलाज इन दिस वर्कशीट. इस वर्कशीट पे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी को मुझे हाईलाइट करना है. उसके लिए आपको क्या करना है, हमने F5 प्रेस कर लिया गो टू ओपन करने के लिए, फिर हमने Alt S प्रेस किया स्पेशल के लिए. अब आपको F प्रेस करना है फॉर्मूलाज. तो F प्रेस करने से अब ये फॉर्मूलाज पर आया. एंड अब आपको X प्रेस करना है. X प्रेस करने से क्या हुआ, टेक्स्ट अनचेक हो गया. बिकॉज अगर मैं टेक्स्ट को भी चेक करूंगा तो फिर ये जो सभी टेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न है वो भी हाईलाइट हो जाएंगे. हमें उनको नहीं करना है. हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ फॉर्मूलाज को यूज़ करना है. तो इसलिए हमने टेक्स्ट को अनचेक कर दिया. नाउ इफ आई प्रेस एंटर, देखिए कौन से सेल्स हाईलाइट हुए हैं. इस पूरे शीट पर सिर्फ ये 3 शीट्स हाईलाइट हुए, दिस वन एंड दिस वन. बिकॉज सिर्फ इन 3 शीट्स पर ही आपने इक्वल यूज़ करके या तो कोई सेल रेफरेंस यूज़ किया या फिर कोई फॉर्मूला यूज़ किया. ओके, सो इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने फॉर्मूलाज पुट कर रखा है इन अ पर्टिकुलर शीट. सिमिलरली अगर आप कॉन्स्टेंट्स को भी अगर ट्रैक करना चाहें तो आपको वापस गो टू पर जाना है यूजिंग F5, फिर Alt F प्रेस करना है फॉर गो टू स्पेशल. नाउ प्रेस O से आप कॉन्स्टेंट्स पर आएंगे. एंड नाउ यू हैव टू प्रेस X. तो X से क्या होगा, ये टेक्स्ट वापस से अनचेक हो जाएगा. नाउ प्रेस ओके. एंड इस बार क्या हाईलाइट हुआ, इस बार सिर्फ ये इनकम का फिगर हाईलाइट हुआ. बिकॉज इसके अलावा और कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट हमारे शीट पर यूज़ नहीं है. ठीक है. फाइनेंशियल मॉडल्स में जनरली वी डू द कलर कोडिंग फॉर कांस्टेंट्स एंड फार्मूलाज. हम कांस्टेंट्स को अलग कलर से यूज़ करते हैं एंड फार्मूलाज को वी यूजुअली कीप इट ब्लैक एंड कांस्टेंट्स को वी यूजुअली कीप इट ब्लू. सो फॉर दैट काइंड ऑफ कलर कोडिंग आप इस गो टू स्पेशल से पहले आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं सभी को एक साथ में. आप सभी कांस्टेंट्स को एक साथ में आप हाईलाइट कर लीजिए यूजिंग गो टू स्पेशल. एंड फिर आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो सभी कांस्टेंट्स एक ही कलर में हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस highlighting constants and highlighting formulas feature. Okay, so that's it for the name manager and go to feature. Now a very small discussion here about the quick access toolbar or the quick access shortcuts. How can you customize the quick access toolbar? One way is that you click on this arrow key and start selecting the features that you want to use, or the proper way is go to the options menu, Alt TO, we know the shortcut, Alt TO for Excel options. Now go to this quick access toolbar. अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे पॉपुलर कमांड्स आपके सामने हैं. एंड इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कमांड्स देन you can go to the all commands for accessing all the commands within Microsoft Excel. कौन से फीचर्स को जनरली आपको क्विक एक्सेस टूलबार पर रखना चाहिए. सो जिनको आप जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड जिनको शॉर्टकट्स के थ्रू यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है. ठीक है, इसके लिए मैं कुछ 2-3 चीज़ें अपनी साइड से आपको बताता हूँ. आप और चाहें तो खुद ऐड कर सकते हैं बाद में. जैसे कि सेंटर अलाइनमेंट, I use it frequently and I do not like the keyboard combination, the shortcut combination for doing the central alignment. तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ. Then increasing decimal place and decreasing decimal places, इनको मैं जनरली क्विक एक्सेस टूल बार पर रखता हूँ. तो इनको सर्च करने के लिए अभी डिक्रीज टूल बार के लिए DEC टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा दिस इज डिक्रीज डेसिमल. तो इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है इधर. अभी के लिए ये 3 कर रहे हैं, बट इसके बाद जब हम मैक्रोस बनाना सीख जाएंगे तो कुछ आप मैक्रोस से भी कुछ फॉर्मेटिंग रिलेटेड एक्टिविटी आप करके उस मैक्रो को भी आप यहाँ पर प्लेस कर पाओगे. ठीक है, सो वी विल डील विद दैट लेटर. नाउ आई एम डूइंग ओके. Now what do you see? यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पर ये डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग डेसिमल ऑप्शंस आ गया एंड सेंटर अलाइनमेंट आ गया. सो
हाउ कैन आई यूज़ दैट नाउ? अब उसको यूज़ करने का क्या तरीका है? सो लेट मी टाइप समथिंग हियर. अब इनको लेट्स से मुझे सेंट्रल अलाइनमेंट करना है, ठीक है. नाउ दिस इज़ लेफ्ट अलाइन, दिस इज़ राइट अलाइन. तो इसको मुझे दोनों को सेंट्रल अलाइन करने के लिए व्हाट आई विल हैव टू प्रेस, पहले प्रेस करेंगे ऑल्ट. ऑल्ट प्रेस करने से व्हाट यू सी, इन सभी शॉर्टकट्स के ऊपर एक सीरियल नंबर आ गया. तो अभी सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए द सीरियल नंबर इज 6. तो व्हेन आई इफ आई प्रेस 6 यू कैन सी सेंट्रल, दिस इज हाउ आई कैन यूज द शॉर्टकट. अब इस नंबर का अगर मुझे डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है, हाउ कैन आई डू दैट? फर्स्ट प्रेस करेंगे ऑल्ट. इंक्रीज करने के लिए द शॉर्टकट विल बी 4 एंड डिक्रीज के लिए शॉर्टकट विल बी 5. तो इफ आई प्रेस 4 वंस तो ये एक बार एक डेसिमल प्लेस आगे चला गया. सिमिलरली अब मुझे डिक्रीज करने के लिए आई कैन प्रेस ऑल्ट 5. ओके. अगर मुझे इसे बार बार करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल्ट प्रेस करें, रिलीज़ करें, फिर 5 प्रेस करें. आप ऑल्ट को प्रेस करके रखें एंड 5 को आप बार बार प्रेस करते रहें तो भी इट इज़ गोइंग टू वर्क प्रॉपरली. सो इस तरह से आप क्विकली नंबर्स को, डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. ओके. Why we have kept this increasing and decreasing decimal places here, that we are going to discuss shortly in the formatting section. So that's all about customizing the quick access toolbar and how to use those shortcuts.